हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राइट करियर एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप स्टडी भी आप लोगों का सबका अच्छा से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ही एक टॉपिक है, डिजास्टर। तो इसमें हम लोग इस एक वीडियो में तो पूरा डिजास्टर हम कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बारी बारी से बहुत जो है जितने टाइप्स के डिजास्टर जो होते हैं उसमें से हम अलग अलग तरह के डिजास्टर को एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियोज़ में हम लोग इस लेसन में, इस लेक्चर में हम लोग जो है डिजास्टर क्या है, डिजास्टर, उसके बाद से डिजास्टर कितने तरह के होते हैं, और फिर नेचुरल डिजास्टर जो है कई तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसी में से नेचुरल डिजास्टर में से ही एक अर्थक्वेक जो है एक नेचुरल डिजास्टर है, जिसके बारे में हम लोग जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। उसका ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए और ख़ुद सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई इस तरह के एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको पता चलते रहे। उसके बाद से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि और से भी बच्चे इस वीडियोस को देख करके अपनी स्टडी को, इस पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में अपनी स्टडी को जो है बरकरार रखें, कंटिन्यू कर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर एनीथिंग, मतलब डिजास्टर जो होता है वो एक ऐसी सडन जो है एक्सीडेंट होता है, एक ऐसी आपदा होती है जो एकदम कम समय में के लिए आती है और बहुत अधिक जान माल की क्षति पहुंचा जाती है। इस तरह की आपदा को, इस तरह के एक्सीडेंट्स को, इस तरह की दुर्घटना को ही हम आपदा कहते हैं। ये इनका जो है ये सडन आते हैं और बहुत अधिक मात्रा में जान माल की क्षति पहुंचाते हैं। जैसे आपने भूकंप का नाम सुना होगा, सुनामी, बाढ़, सूखा, ये सब बहुत कम समय के लिए आते हैं और इतनी न ज़्यादा जो है डैमेज करते हैं, इतने न ज़्यादा जान माल की क्षति पहुंचाते हैं। तो जब भी जो भी कोई भी ऐसी दुर्घटना जो काफ़ी अधिक जान माल की क्षति पहुंचाए और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए और बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति पहुंचा दे, उस तरह की जो है एक्सीडेंट को हम लोग, उस तरह की दुर्घटना को हम लोग डिजास्टर कहते हैं। अब डिजास्टर जो होता है, डिजास्टर का जो ब्रीफली जो है मेजरली जो है दो क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन दो जो है इसको क्लास में क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला जो डिजास्टर होता है वो नेचुरल डिजास्टर होता है, दूसरा जो होता है मैन मेड डिजास्टर होता है। नेचुरल डिजास्टर जो होता है एक्चुअली जो है नेचर के जो एक्टिविटी की वजह से अगर जो कोई डिजास्टर आ रहा है जो उसे हम लोग नेचुरल डिजास्टर कहेंगे। मैन मेड डिजास्टर क्या होता है, तो इंसान की वजह से भी बहुत सारे डिजास्टर आ जाते हैं। जैसे इंसान, मान लीजिए इंसान जो कुछ भी बनाया उसमें अगर किसी तरह की भूल चूक हो गई, या इंसान के उसको ऑपरेट करने में हो गई, या फिर और से भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उनकी वजह से जो है डिजास्टर आता है, उसे जो है मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। या फिर कहीं हमला होता है जो है, बहुत सारे एक दो देशों के बीच में जो युद्ध होता है उसमें जो है कभी कभी जो है परमाणु बम वगैरह, ये सारी जो न्यूक्लियर जो है बम, एटम बम की जो है प्रयोग होता है। जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, तो दैट वाज ये मैन मेड जो है डिजास्टर, उसको हम रख सकते हैं। उसके बाद से इंसान के द्वारा बनाए गए बहुत बड़े बड़े प्लेन है, ट्रेन है, अगर ये कभी क्रैश कर जाते हैं या ये कभी कभी दो ट्रेन आपस में भिड़ जाती हैं, तो इस तरह की आपदा को हम लोग जो है मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद से मान लीजिए इंडस्ट्री, बहुत सारा इंडस्ट्री बनाया हुआ है ह्यूमन, और उस इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल का जो है पॉइजनस केमिकल का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो है फर्टिलाइज़र वगैरह या फिर दवाइयाँ बनाई जाती है। तो जब वहाँ कहीं भी लीकेज जो है, इससे पॉइजनस जो है केमिकल का जो रिसाव हो जाता है, वहाँ से लीकेज हो जाता है, तो उस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी घटना घट जाती है। इस तरह की जो डिजास्टर को मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भोपाल गैस कांड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डिजास्टर में जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल डिजास्टर ही शुरू करते हैं। नेचुरल डिजास्टर एक्चुअली वैसा डिजास्टर होता है जो नेचर के चलते होता है, नेचर की एक्टिविटी के चलते होता है, खुद ब खुद आता है, उसमें ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है। तो जब कोई ह्यूमन इंटरफेयर ना हो, नेचुरली अगर किसी तरह का कोई ऐसे सडन कोई एक्सीडेंट होता है जिससे काफ़ी अधिक जान माल की क्षति होती है, उस तरह के डिजास्टर को हम लोग जो है नेचुरल डिजास्टर के कैटेगरी में रखते हैं।
अब जो है नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या होता है नेचुरल डिजास्टर में। तो सबसे पहले अर्थक्वेक जो होता है वो नेचुरल डिजास्टर है, साइक्लोन है, फ्लड है, लैंडस्लाइड भी है नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत आता है, वोल्केनिक इरप्शन है, वाइल्ड फायर है, सुनामी है, एपिडेमिक जो है, एपिडेमिक का ही एक बड़ा रूप होता है पेंडेमिक, जो जिससे हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है आज इसको लेकर के बहुत चिंतित है, बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे लोग जो है इससे मर रहे हैं। तो इसको जो है ये पेंडेमिक जो होता है ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, बिकॉज ये किसी ह्यूमन इंटरफेयर से नहीं होता है, ये इंसान के चलते नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार जो है वो प्रकृति ही है। उसके बाद से एवलांचेज होता है, ये एक्चुअली पहाड़ी इलाके में बर्फ़ जो है कि आंधी चलती है, बर्फ़ जो है बिल्कुल एक पानी की धारा के जैसे बर्फ़ जो है बहने लगता है, स्लाइड होकर के नीचे फिसलने लगता है बहुत अधिक मात्रा में, छोटे बड़े बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ के जो है पाउडर के जैसे वो सब जो है भी सब उड़ने जो है नीचे पर्वतों के ढाल के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। तो इससे हम एवलांचेस करते हैं। जैसे आप ही हाल ही में कुछ दिन पहले जो है आप लोगों ने जो है एक चमोली जो है उत्तराखंड के में क्षेत्र है वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में। उसके बाद होता है ड्राउट। ड्राउट जो है एक सूखा जिसको बोलते हैं हम, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है। तो बारिश नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो पानी भी कम हो जाता है और सरफेस वाटर भी कमी हो जाती है। तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की में बहुत अधिक कमी आ जाने की वजह से क्या होती है कि पेड़ पौधे जो है सूखने लगते हैं, बहुत सारे जीव जंतु जो है पानी की वजह से मरने लगते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है और इस तरह से जो है एक बहुत बड़ी जो है त्रासदी आती है, बहुत बड़ा जो है वहाँ पर जो है आप अनाज की स्कार्सिटी जो है कमी हो जाने की वजह से जो है बहुत अधिक मात्रा में लोग भूखे मरते हैं, भूखमरी की स्थिति आ जाती है। तो इस तरह के जो है डिजास्टर को हम लोग नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत ही रखते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर में जो पहला है अर्थक्वेक, हम बारी बारी से सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहला अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक क्या है, जब अर्थ के ऊपरी सरफेस पे जो अर्थ है यानी धरती के ऊपरी सरफेस पे जब सडन जो है कोई शेकिंग आ जाती है, सडन मूवमेंट होने लगता है, अचानक धरती की जो ऊपरी परत है वो कांपने लगती है, वाइब्रेट हो जाती है, इस तरह की जो है सिचुएशन को, इसी सिचुएशन को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। इसके आने के कई रीजंस होते हैं। एक तो जो है सडन जो है अर्थ के अंदर जो मेंटल वगैरह है, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग जानते हैं कि जब अंदर हम जो है अर्थ के अंदर जब जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से या बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इतना हाई रहता है कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं सब मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, जिनको हम मैग्मा कहते हैं। तो उनमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी होती है, वो कभी कभी फोर्स करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो भी जो है थोड़ी बहुत कंपन आ जाती है उनके शेकिंग की वजह से, उनके फोर्स के, उनके पुशिंग की वजह से। या फिर कभी कभी जो है जो दो प्लेट आपस में जो है कन्वर्ज करते हैं, दो प्लेट आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पर दोनों प्लेटों पे जो है शेकिंग हो जाती है और दोनों प्लेटों वाले इलाकों में अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक देखे जाते हैं। अर्थक्वेक से क्या क्या नुकसान होता है आप इस फिगर को देख करके समझ गए होंगे। ये रोड जो है ब्लॉक जो है रोड क्रैक कर गया है, रेलवे लाइनें उजड़ जाती हैं, डैम टूट जाता है, डैम टूटने के बाद से वहाँ बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है, बड़े बड़े मकान जो है भवन ध्वस्त हो जाते हैं, तिनकों जैसे जो है माचिस के डिब्बों जैसे एकदम ऐसे लगता है ये घर में कुछ है नहीं, और ये सारे के सारे जो है घर गिर जाते हैं। डैम के टूटने से बाढ़ जैसी स्थिति भी आ जाती है, हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सब तहस नहस हो जाते हैं, सब जो है टूट फूट जाते हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि अर्थक्वेक आने के बाद से ना अस्पताल बचते हैं इलाज कराने के लिए, करने के लिए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा तबाही आती है। बिजली के खंभे जो है टूट जाते हैं, टेलीफोन का कम्युनिकेशन टावर वगैरह सब कट जाता है, जिससे हम जो प्रभावित लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन भी टूट जाता है और बहुत ज़्यादा तबाही होती है इससे। रेल लाइनें भी उजड़ जाती है। कभी कभी तो परमाणु जो रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वो जो है टूट जाने की वजह से वहाँ से रेडिएशन भी होने लगता है, जैसे कुछ दिन पहले जापान में आपने सुना था, जापान में हुआ था। तो आगे चलते हैं। अब अर्थक्वेक जो होता है एक्चुअली जो होता है आता कैसे है। तो जो अर्थक्वेक जो है अंदर हम अभी बताया कि अर्थ के अंदर जो है बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी छुपी हुई है, हीट एनर्जी, वो कभी कभी रिलीज होती है सडन, उसके रिलीज होने की वजह से या फिर और से भी कोई एक्टिविटी जैसे दो प्लेटों को टकराने की वजह से, तो उससे जो है ये
सेस्मिक जो वेव होते हैं, भूकंप के जो वेव होते हैं वो जनरेट होते हैं वहाँ से। तो जहाँ से भूकंप का जो सेस्मिक वेव जनरेट होता है उसको जो है हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर, यानी फोकस। जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है वहाँ से हम लोग उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से अर्थक्वेक चालू होता है और ये अर्थक्वेक की जो है सबसे पहले जो है अर्थ के जो सरफेस होता है, अपर सरफेस होता है, अपर सरफेस के जिस भाग पे वो सबसे पहले हिट करता है उसे बोलते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर जो होता है वो ठीक उसके सामने का जो है पॉइंट होता है, जहाँ अर्थक्वेक का फोकस है उसके ठीक सामने धरातल पर, धरती पर, अर्थ के सरफेस पे, अपर सरफेस पे जो जगह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। और एपी सेंटर पे अर्थक्वेक जो होता है कि वेव जो होती है, ये जो वेव होती है इसे हम लोग बॉडी वेव कहते हैं। और बॉडी वेव जो है सबसे पहले एपी सेंटर पे आती है। जैसे ही एपी सेंटर पे जो है बॉडी वेव आके हिट करती है, फिर यहाँ पर एक दूसरी वेव का फॉर्मेशन होता है और ये होता है सरफेस वेव। और ये सरफेस वेव चारों तरफ, चारों दिशाओं में सर्कुलर बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले जो है ये हिट यहाँ करता है एपी सेंटर पे, तो इसलिए एपी सेंटर पे सबसे ज़्यादा तबाही होती है, सबसे ज़्यादा डैमेज यहीं पे होता है और इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा यही होती है। जैसे जैसे हम एपी सेंटर से चारों तरफ दूर हटते जाते हैं, दूर जाते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम होने की वजह से इसका जो इसकी जो किसी चीज़ को बर्बाद करने की क्षमता है, यानी इसको जो डैमेज जो कुछ भी करता है, जो भी डिस्ट्रॉय करता है, तो वो उस धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है वो एपी सेंटर के पास होती है, एपी सेंटर पर होती है। एपी सेंटर से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो जो है क्षति कम होने लगती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस अर्थक्वेक को जो है हम लोग कैसे समझ पाते हैं कि इंटेंसिटी अर्थक्वेक की कहाँ है, कैसे है। तो अर्थक्वेक को हम नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक धागे से कोई चीज़ जो है हेवी वेटेड कोई चीज़ को लटकाया जाता है। उसमें एक नीडल शेप के पेंसिल के जैसे कोई लिड होता है, उसके नीचे एक ड्रम होता है जिस पे वाइट पेपर लिटर आता है। जब ये अर्थक्वेक के वजह से शेकिंग आती है तो ये जो है ये फ्री हैंगिंग जो है चीज़, वेटेड चीज़ जो भी वस्तु को लटकाई गई होती है, वेट जो लटका होता है वो मूवमेंट करने लगता है। और मूवमेंट करने की वजह से ये जो आप देख रहे हैं ड्रम, इस पे ड्रम पे ऐसे वेव बनने लगते हैं और वे वेव ही बताते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। उसको स्टडी किया जाता है और उससे पता लगा लिया जाता है कि इंटेंसिटी कितनी थी। जब ये वेव बहुत लंबे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो इससे माना जाता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा थी। तो इस तरह से इस सिस्मोग्राफ की वजह से, सिस्मोग्राफ की मदद से अर्थक्वेक को जो है नापा जाता है, उसके बारे में, उसके इंटेंसिटी के बारे में पता लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक को जो इंटेंसिटी को नापने वाली जो डिवाइस होती है उसको तो हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, लेकिन अर्थक्वेक को जो नापते हैं उसको किस यूनिट में नापा जाता है। तो अर्थक्वेक को इंटेंसिटी जो होती है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम लोग रिक्टर स्केल पे नापते हैं। इसको हम एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। सपोज दैट आप मार्केट में जाते हैं, बाज़ार जो है मार्केट में आप जाते हैं एप्पल ख़रीदने। आप जो एप्पल ख़रीदते हैं, एप्पल को जिस चीज़ से, जिस डिवाइस से, कोई ना कोई डिवाइस रखा होगा जिससे वो आपको तोल के देगा, नाप के देगा। तो आप एप्पल ख़रीदते हैं तो एप्पल को जिस डिवाइस से नापता है, यानी तराजू, तो तराजू जो होता है वह हो गया आपका सिस्मोग्राफ। जैसे सिस्मोग्राफ के जैसे हो गया, वो एक डिवाइस हो गया। और आपको जो एप्पल जो दिया वो क्या बताता है, आपको मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर या आपको लीटर ये थोड़े बोलता है, वो तो ये बोलता है केजी। तो जो केजी बोला वो समझ लीजिए किलोग्राम जो बोला वो उसका स्केल हो गया। यानी आप एप्पल जो खरीदे, एप्पल का स्केल किलोग्राम हो गया, उसका वेट नापने का स्केल किलोग्राम हो गया। और वेट नापने के लिए जिस डिवाइस का वो इस्तेमाल किया वो था तराजू। उसी तरह अर्थक्वेक को नापने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक को जिस स्केल पे नापा जाता है उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। तो आप आपको, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, कितनी इंटेंसिटी रहने पे क्या क्या डैमेज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। तो जब अर्थक्वेक जो है कि इंटेंसिटी 3 से कम होती है तो कोई डैमेज नहीं होता है, इसकी फीलिंग्स भी बहुत कम होती है। जब अर्थक्वेक 3 से 5
के बीच में, रिक्टर स्केल के बीच में, जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 3 to 5 रिक्टर स्केल के बीच में होती है तो इसमें बिल्डिंग्स गिरते नहीं हैं, लेकिन बिल्डिंग्स के वॉल में क्रैक लग जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। उसके बाद से जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है 5 से 7 रिक्टर स्केल के बीच में होती है तो वहाँ पर रोड क्रैक करने लगते हैं। उसके बाद से जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है 8 रिक्टर स्केल से ज़्यादा होती है तो बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स कोलैप्स करने लगते हैं, बड़े बड़े टावर, बिल्डिंग्स, सब कुछ, रेल लाइन, सड़कें उजड़ने लगती है, हर कोई जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगता है, कोलैप्स करने लगता है, टूटने लगता है। तो ये सबसे ज़्यादा तबाही जो है ये 8 या 8 के एबव जो होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में सब जगह नहीं आता है। अर्थक्वेक के कुछ इलाके होते हैं, उसके कुछ जोन होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अगर अर्थक्वेक देखा जाए तो ये पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे के जो भी लैंड मासेज हैं उन लैंड मासेज पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और इसे जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। बिकॉज यहाँ पर ओशेनिक प्लेट और ये कंटिनेंटल प्लेट के बीच एक कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है और कंजर्वेंट बाउंड्री की वजह से यहाँ पर ये कंजर्व करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है और वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर आते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। अर्थक्वेक जो होता है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे, और हम जैसे कि बताए हैं अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रेल की पटरी, यहाँ की ज़मीन जो है धंस गया है और रेल की पटरी का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ ब्रिज जो है टूट गया और रेल लाइन जो है बिल्कुल नदी के अंदर बहता हुआ दिख रहा है। यहाँ बड़े बड़े जो है ये घर की आप स्थिति आप देख सकते हैं, सब कुछ जो है तहस नहस हो गया है। इतना ही नहीं, अर्थक्वेक के आने की वजह से कहीं कहीं की मिट्टी जो होती है, कहीं कहीं का भूभाग जो होता है बहुत नीचे धंस जाता है, भ्रंश घाटियाँ बन जाती है कहीं कहीं। अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे जो है रेलवे स्टेशन, अस्पताल, एयरपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी चीज़ें जो है ध्वस्त हो जाती हैं। बड़े बड़े टावर, टीवी टावर, मोबाइल टावर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, टेलीफोन के खंभे, टेलीफोन वायर भी टूट जाते हैं। इससे काफ़ी अधिक जानमाल की क्षति होती है। उसके बाद से इससे क्षति जो है ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये जब आता है उस इलाके में सारे अस्पताल वगैरह, अस्पताल, स्कूल वगैरह सारे गिर जाने की वजह से अस्पताल की जो सुविधाएं होती है वो कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि अर्थक्वेक में वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उस समय जो है लोगों को ट्रीटमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। मोबाइल टावर वगैरह इस सब की टूट जाने से, गिर जाने से कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता है। सड़कें उजड़ जाने की वजह से पेशेंट अगर कोई है, कोई मरीज़ है, कोई घायल व्यक्ति है, उसका सही से इलाज करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। लोगों को सुरक्षा के लेकर के कोई बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने के लिए सारे कम्युनिकेशन जो है कट जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कम्युनिकेट करने में बहुत सारी दिक्कत आती हैं। तो इस समय हैम रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक डिवाइस है जो उस समय इमरजेंसी के टाइम में काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैनेजमेंट क्या है भाई। अब अर्थक्वेक तो हम रोक नहीं सकते, हमारे पास तो उतने ताकत नहीं है कि हम लोग रोक पाएंगे। और प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदाओं को इंसान जो है सिर्फ देख सकता है, उसे रोक नहीं सकता है। कुछ न कुछ हम बचने के लिए कुछ कर सकते हैं, उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करें, मैनेजमेंट में क्या किया जाए। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है तो अर्थक्वेक तो नुकसान पहुंचाएगा। अब अर्थक्वेक नुकसान जो पहुंचाएगा, हर हाल में नुकसान पहुंचाएगा। तो अर्थक्वेक के नुकसान जो होता है, अर्थक्वेक जो है जो भी हमको नुकसान पहुंचाता है, उस नुकसान को कम करने के लिए जो कुछ भी उपाय किए जाते हैं, जो भी स्टेप लिए जाते हैं, उन सारे स्टेप्स को हम मैनेजमेंट के अंतर्गत रखते हैं, अर्थक्वेक के मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो अर्थक्वेक के लिए मैनेजमेंट के लिए दो काम किए जाते हैं, एक प्री प्लानिंग होती है, एक पोस्ट प्लानिंग होती है। प्री मैनेजमेंट या प्री प्लानिंग में क्या किया जाता है, यानी प्री प्लानिंग का मतलब जैसे कि आपको इसका वर्ड जो है शब्द से ही आपको पता चल पा रहा होगा कि प्री प्लानिंग का मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले, तो प्री प्लानिंग का मतलब पहले। अर्थक्वेक के आने से पहले भी हमें कुछ तैयारियां करनी होती है। अगर हम ये सब करते हैं तो अर्थक्वेक आने पे हमें जो है कम नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, यानी भूकंप से प्रभावित इलाके जो हैं जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं,
तो भूकंप वाले क्षेत्र में सबसे पहले अगर कोई घर बना रहा है तो उसको घर नहीं बनाने देना चाहिए, वहाँ घर खुद भी नहीं बनाना चाहिए। अगर बाय द वे कोई ऐसा करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर हम अर्थक्वेक के इलाके में जो है या कहीं भी अगर हम घर बना रहे हैं तो घर बनाते समय हमें घर को जो है भूकंप रोधी तकनीक पे ही घर बनाना चाहिए, ताकि अगर भूकंप के छोटे मोटे झटके आएँ तो हमारा घर जो है उसको झेल सके और हम को नुकसान कम हो। उसके बाद से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, जितने भी बिल्डर्स वगैरह हैं जो तरह तरह के जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनके साथ जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए सरकार का, उनके साथ बैठक, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दे करके उन्हें बताया जाना चाहिए कि हाँ कैसे घर बने, क्या किया जाए, उनमें मटेरियल का रेशियो क्या हो, ताकि वो अर्थक्वेक आए तो अर्थक्वेक के झटके को सह सके। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग होती है। उसके बाद से अब जो है कुछ ऐसे अर्थक्वेक के कुछ ऐसे मैनेजमेंट या ऐसे भी स्टेप्स होते हैं जो अर्थक्वेक आने के समय स्टेप लिए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है अर्थक्वेक, जैसे मान लीजिए कि अर्थक्वेक आने वाला है और अगर आप घर से, दो तरह की चीज़ें होती है अर्थक्वेक आने के समय, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सबसे पहले अगर घर से बाहर निकलने में सक्षम हैं तो आप घर से बाहर निकल करके किसी खुले मैदान में चले जाएं, खेत खलिहान में, जहाँ पर कोई बहुत बड़ा पेड़ वगैरह न हो। उसके बाद से खुले मैदान में ही जाना चाहिए। अब किसी के घर के बगल में नहीं चले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टिक लगा के खड़े होने या बैठने की आदत होती है। अब वो निकल गए घर से और पड़ोसी के मकान के बगल में टिक लगा के बैठ गए। पता चला कि उनका घर तो सेफ था लेकिन पड़ोसी के घर गिरा और बेचारे दब के मर गए। तो हमें इस तरह के जो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। हमें बाहर जा कर के बिल्कुल खुले मैदान की तरफ भागना चाहिए और वहाँ जा कर के खड़े नहीं रहना चाहिए, लेट जाना चाहिए। बिकॉज हम खड़े रहेंगे तो अर्थक्वेक की शेकिंग जो है कभी कभी ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आ जाएगा और हम गिर जाएंगे। गिरने के बाद से हमारे हाथ पाँव मुड़ के टूट भी सकते हैं और हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें लेट ही जाना चाहिए। उसके बाद से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक के आने की जो है सूचना मिलती है या कोई अफवाह उड़ जाती है या फिर लोगों को फील होने लगता है कि अब अर्थक्वेक आ रहा है, शेकिंग फील होती है। तो लोग कभी कभी पब्लिक प्लेस पे रहते हैं या कोई बहुत बड़े बिल्डिंग्स या बहुत बड़े हॉल में रहते हैं, तो वहाँ पर सारे लोग एक साथ जो है घबरा जाते हैं और सारे लोग घबरा करके एक साथ ही निकलने की कोशिश करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि दरवाजे पे इतनी भीड़ लग जाती है कि ना कोई बाहर जा पाता है ना कोई अंदर आता है, बिकॉज सब लोग चाहते हैं कि बार में निकलना। तो जब सब लोग चाहेंगे तो सब लोगों में से कोई ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। तो इस तरह के जो है सिचुएशन में हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। हमें आराम आराम से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, एक एक करके काफ़ी तेज़ी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद से हमें इतनी ज़्यादा भागदौड़ नहीं मचानी चाहिए ताकि किसी की जान ना चले जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने न जो लोग जो है भगदड़ जो है मचाते हैं, भाग दौड़ मचाते हैं, इतनी न ज़्यादा लोग भाग दौड़ मचाते हैं कि उसमें जो है बड़े और जो है बूढ़े और बच्चों की जानें कई बार देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे कुचल के मर जाते हैं, बूढ़े भी बेचारे असहाय जो नहीं चल पाते हैं गिर जाते हैं। गिरने के बाद से लोगों को इतना भी ध्यान नहीं होता है और फिर उनके ऊपर जो है पैर रख करके सब अपनी जान बचाने की वजह से भागे तो जो है चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, इत्मीनान से काम लेना चाहिए। अब इतना भी इत्मीनान से नहीं कि घर का कोना ढह रहा है और हम कहीं आराम से बैठे हुए हैं कि सब लोग चले जाए तो आराम आराम से निकलते हैं। बिल्कुल हमको पैनिक भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सुस्त भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद से हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें, या घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो हमें जो है घर के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा बीम वगैरह है जो घर के अंदर होता है जिसको पिलर वगैरह बीम बोलते हैं, तो घर में अगर बीम हो मजबूत तो उसके नीचे खड़े होने से जो है बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर घर के कॉर्नर पे चले जाएं, कोने में चले जाएं। कोने में जा कर के अगर आपके घर ब्लैंकेट से जो है कोई तकिया, रजाई, गद्दा, जो भी चीज़ें हैं उनको अपने सर के ऊपर रख लें। अगर बाय द वे नहीं मिलता है या आपके पास वक्त नहीं है उसको कलेक्ट करने का तो आप कोने में खड़े हो जाएं, कोने में जा कर के बैठ जाएं। बैठने के बाद से अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रख लें ताकि अगर ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरता है हल्का फुल्का तो आपका सर बचा रहे और आप बचे रह सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट होता है कि अगर हम जो है बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो, हाँ अभी इसको हम बता दिए कि बिल्डिंग के अंदर हैं तो हमें अपने सर के ऊपर पिलो वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती है उसको रख लेनी चाहिए। नेक्स्ट है जो है अगर हम मल्टी स्टोर बिल्डिंग में हैं
और हम मल्टी स्टोर बिल्डिंग में मतलब बहुत काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं जिनमें हम बहुत हाई जो है बहुत ऊपर वाले मंजिल पे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम उतर नहीं सकते हैं। अर्थक्वेक के समय जो है मान लीजिए फील होने लगा तो हम उतर नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हमें उसी स्टोर पर रहना चाहिए और उसी स्टोर पर कोई सेफ जगह देख लेना चाहिए, जैसे घर का कोना देख लेना चाहिए या फिर उसमें कोई फर्नीचर वगैरह हो या कोई बीम हो उसके नीचे चले जाने चाहिए। और अगर हम घर के अंदर घिर गए हैं तो घर के अंदर घिरे हुए हैं तो हमें सबसे पहले मेन स्विच से इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को करंट को कट कर देना चाहिए, ताकि जो है वायर गिरने की वजह से अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज हो वायर के वजह से हमें कहीं करंट ना लगने पाए। उसके बाद से अगर हम कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, व्हीकल्स को लेकर के कहीं जा रहे हैं और हमें फीलिंग्स हो रही है कि अर्थक्वेक के आने की, तो हमें अपने गाड़ी को कहीं सुनसान, कहीं एकांत इलाके में, कहीं फ्री इलाके में, खाली इलाके में पार्क कर देना चाहिए। हमें अपनी गाड़ी को जो है किसी बड़े बिल्डिंग्स के बगल में पार्क नहीं करना चाहिए, किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं पार्क करना चाहिए, या फिर बिजली के जो पोल होते हैं उस पोल के बगल में ना पार्क करना चाहिए। और हमें थोड़ा बहुत हाइट एंड डिस्टेंस की जानकारी भी होनी चाहिए कि हम अब घर का इमेजिन कर लें कि घर जो है इतना ऊंचा है तो ये गिरने के बाद से कहाँ तक जाएगा, उस एरिया से हमें दूर, उसके रेडियस से दूर ही अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहिए या फिर हमें खुद भी रहना चाहिए। उसके बाद से जितने भी अगर अर्थक्वेक के आने की वजह से बहुत सारे डैमेज जो होते हैं उस डैमेज को देखना चाहिए। डैमेज जब हो जाते हैं तो चारों तरफ कचड़े जो है बिखरे रहते हैं, चारों तरफ गंदगी फैल जाती है, तो उस कचड़ा को, उस गंदगी को तुरंत सफाई वगैरह करा देना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई किसी अन्य तरह की महामारी ना फैले। वरना कभी कभी ऐसे होता है बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ जो है ये इंसान मरते हैं या जीव जंतु मरते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, फिर वो सड़ते गलते हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से बहुत तरह की बीमारियाँ, नई बीमारियाँ जो हैं, महामारियाँ फैलने लगती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर अगर कोई अर्थक्वेक के आने के बाद से वहाँ पर सफाई दफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, कचड़े हटाना ज़रूरी होता है। उसके वजह से इंजरी वगैरह अगर कोई इंसान को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है तो उसे वहाँ से निकालना चाहिए। कोई बार ऐसा होता है भूकंप आने के बाद से हम जो है बहुत सारे लोग दब जाते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके कचड़ों को वहाँ से हटा करके, सारी चीज़ों को हटा करके, और हटाने के बाद से उनमें दबे लोग जो अभी अलाइव है, अभी ज़िंदा हैं, जिनकी अभी जान बची हुई है, सांसें चल रही हैं, उन्हें तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए तुरंत। और उसके बाद से अगर कोई घायल है तो जितना हो सके उसे फर्स्ट एड करके तब उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। अर्थक्वेक के दौरान जो है आपके घर अगर पूरे बैडली जो है डैमेज हो जाते हैं तो सबसे पहले अर्थक्वेक के समय, अगर अर्थक्वेक आता है, अगर उस समय आपको घर से बाहर निकलने का टाइम है तो, और आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है, तो आप अपने ज़रूरियात की चीज़ों को सबसे पहले ले लेनी चाहिए। जैसे मेडिसिन्स होते हैं, कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स को हमेशा पास रखना चाहिए, उसे लेकर के ही निकलना चाहिए। और अगर आपके पास वक्त नहीं है उतना, तो फिर आपको घर से बाहर खाली हाथ नहीं निकलना चाहिए, खाली हाथ ही निकल करके कहीं सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। फिर अर्थक्वेक के चले जाने के बाद से आपको अपने घर में जो है, अगर घर सेफ़ है तो वहाँ से सामान जो है कुछ ज़रूरियात चीज़ों को ले लेनी चाहिए। अगर आपका घर ध्वस्त हो गया है तो वहाँ से जो है आपको कुछ ज़रूरियात की चीज़ें जैसे होती है, पेपर हो गया, पानी हो गया, फर्स्ट एड किट हो गया, लाइट हो गया, टॉर्च जो कैंडल हो गया, मैच बॉक्स हो गया, क्लॉथेज और इम्पोर्टेंट जितनी भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स, उनको ले लेनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने घर को छोड़ करके अर्थक्वेक की वजह से तो बच गए, अर्थक्वेक ने जो भी डैमेज किया उस डैमेज से तो लोग बच गए, लेकिन उन्हें जो है दवा के अभाव में, कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स के अभाव में उनकी जानें चली जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने ज़रूरियात की चीज़ों को साथ में रखना चाहिए, या डैमेज होने के बाद तुरंत हमें उन सारी चीज़ों को ले लेनी चाहिए वहाँ से, ताकि हम अपना जो है लाइफ को थोड़ी सी इजी बना सकें। एक्चुअली वहाँ डैमेज होने के बाद से तो लाइफ बहुत टफ हो जाता है, लेकिन जितना हो सके उतना ज़रूरियात की चीज़ों को कलेक्ट कर लेनी चाहिए। उसके बाद से जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के बाद जो है बहुत सारे कचड़े चारों तरफ फैले रहते हैं, बहुत सारे मेटेलिक और जो है क्या बोलते हैं, कांच के जो है शार्प पिन, जो है बहुत सारी चीज़ें जो है तेज़ धार वाली नुकीली चीज़ें होती है, तो वहाँ अपने बच्चों को जाने नहीं देना चाहिए, हमें खुद भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो उसके बाद से अगर हम जो है घर के अंदर अगर कोई इंसान जो है दबा हुआ है तो उसे निकाल करके तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध
करानी चाहिए। उसके बाद से अगर कोई आदमी जो है इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के डिजास्टर आने पे, इस तरह के सिचुएशन में अगर कोई आदमी साहसी कार्य करके अपनी जान की बाजी लगाकर कुछ लोगों की जान बचाता है तो उसे ज़रूर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोत्साहित किए जाने से इसका इफ़ेक्ट जो है और से लोगों के और से दूसरे लोगों पे पड़ता है जो लोग वो देख रहे हैं। तो इसलिए उसको प्रोत्साहित किए जाने से और भी बच्चे जो है नेक्स्ट जो है अगर अभी कभी फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, कोई आपदा आती है, तो और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, और भी बच्चे इस काम की सराहना की वजह से उस काम को करना चाहेंगे। नहीं तो अगर सराहना नहीं होती है तो बहुत सारे बच्चे जो है हतोत्साहित हो जाते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल आप देखें, अभी कुछ दिन पहले जो है मुंबई की घटना है, कोई एक रेलवे का छोटा मोटा कर्मचारी जो था, वो एक लड़की जो है अंधी माँ जो होती है, वो अपने बच्चे को प्लेटफॉर्म पे लेकर के जा रही होती है, तो फिर वो गिर जाती है और उसको जो है उस बच्ची की जान, और सामने से ट्रेन आ रही होती है, उस बच्ची की जान बचाने के लिए वो आदमी जो होता है वो बहुत एफर्ट करता है। उसके बाद से अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान की बिना परवाह किए उस बच्ची की जान बचाता है। इस तरह से लोग उसकी बहुत सराहना करते हैं, चारों तरफ से लोग उसे शाबाशी देते हैं, चारों तरफ से जो है उसको बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, कुछ लोग उसको सैल्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके जो है जहाँ पर वो वर्क कर रहा है उस स्टेशन के पास उसे बहुत अधिक जो है उसका जो है भव्य स्वागत किया जाता है, उसको जो है प्रेज करते हैं, सब लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको टीवी चैनल से लेकर के हर जगह उसको बोला जाता है, सराहना की जाती है। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां आकर के उसे बहुत सारी छोटी बड़ी गिफ्ट भी देती हैं। तो इस तरह से इसकी जो है सराहना को देख करके सबके मन में ऐसे लालसा लगती होगी, सबको लगता होगा कि काश हम भी एक दिन में ऐसे ही एक दिन में हीरो बन जाते हैं, तो रियल हीरो बन जाते हैं उसकी जैसे। तो जब भी कभी इस तरह की पैनिक की सिचुएशन आते हैं, जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो लोग जो है उस बात को याद रखते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल करके और साहसी कार्य करके लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज कीजिए अगर कोई अपनी जान की बाजी लगा करके किसी की जान बचाना चाहा, 2-4 लोगों की जानें बचाई, और वो इस एक्टिविटी में इस काम में वो अपना इंजरी हो गया या फिर अपना हाथ खो बैठा, और वो इस सिचुएशन में, इस एक्सीडेंट में, इस आपदा में वो अपनी जान की बाजी लगाया और वो अब किसी तरह से जो है घायल हो गया। घायल होने के बाद से अगर उसको कोई पूछे तक भी नहीं कुछ पूछा, नहीं कुछ प्रेज जो है उसकी ना कोई सराहना किया, ना कोई ये बोला कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको देख करके और से भी जितने भी लोग देखेंगे, जितने भी बच्चे देखेंगे, वो सिर्फ यही बोलेंगे, उनके मन में यही बात आएगा कि क्या मिला बेचारे को, इतने लोगों की जान बचाई, फिर भी उसको जो है कोई ये तक भी नहीं बोला कि वो अच्छा काम किया। तो नेक्स्ट उसके बाद से क्या होता है कि उसके बाद से इस तरह की कभी भी कोई घटना घटती है तो कोई सामने आना नहीं चाहता है। सब लोगों को वो बात माइंड में आती है कि नहीं जो है अमुक आदमी ने ऐसा किया था, तो उसको जो है कहाँ कुछ मिला, कुछ तो नहीं मिला। लोग उसकी सराहना तक भी नहीं किए, लोग उसको कुछ पूछे तक भी नहीं। बेचारा खुद जान बचाने के चक्कर में खुद हॉस्पिटलाइज हो गया, उसको कोई मिलने तक भी नहीं गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अर्थक्वेक के जो नुकसान होता है, अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय में इसको भी इंक्लूड किया जाता है, इसको भी रखा जाता है कि भाई कोई अगर साहसी कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले वक्त में सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जो है इससे क्षति कम हो पाए। सब लोग ऐसा करेंगे तो काफ़ी कम क्षति होगी। एक दूसरे के लोग अगर जान बचाते हैं तो क्षति इसमें कम होती है। उसके बाद से इसका जो है सबसे लास्ट टॉपिक ये होता है कि अगर मान लीजिए अर्थक्वेक के दौरान कोई आदमी मर गया, कोई इंसान मर गया, तो उसके मरे हुए शरीर का सम्मानजनक निपटारा कर देना चाहिए। उसको जो अवशेष है, उसका जो डेड बॉडी है, उसको जो है सम्मानजनक जो है उसको अच्छा से जो है कफन दफन करके, मतलब उसको दफना देना चाहिए, उसका निपटारा कर देना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उसे कुत्ते बिल्ली जैसे मवेशियों को जो है लाशें पड़ी रहती हैं वैसे नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सब भी अर्थक्वेक से होने वाली क्षति को कम करने के उपाय में ये सब भी आता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियोज़ के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। और
हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियोस को देख करके इसको समझ सकें। और ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक सिर्फ हमें स्टडी के लिहाज से नहीं था, हम एग्ज़ाम्स में लिखें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें कोई क्वेश्चन आए तो हम बताएं। ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। ये जीवन रक्षक तरीके हैं। अर्थक्वेक क्या है, उससे क्या नुकसान होता है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी आता है और आप अगर कभी गिर गए तो आपको क्या करना चाहिए। घर के बाहर गिरे, घर के अंदर गिरे हैं तो, घर के बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये सबको मालूम होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इसके बाद वाला नेक्स्ट कोई जो है और नेचुरल डिजास्टर का जो नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा उसको लेकर के हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।